सबको। लास्ट टर्म पे हम लोग डिटरमिनेंट के बारे में क्या पढ़े थे, सारी चीजें पढ़ लिए थे, कुछ रूल्स पढ़े थे। इसके आगे हम लोग को क्या करना था, आगे की स्टडी हम लोग को करनी थी। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, e का पावर i थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा समथिंग करके। अब उस क्वेश्चन को एक दो बच्चे ने मुझसे पूछा तो उनको मैंने डाउट क्लियर किया, और जिन्होंने नहीं पूछा या नहीं उनको आ गया है। या तो ये हो सकता है या तो दूसरी चीज ये हो सकती है, जिनको आया नहीं, उनके पास टाइम नहीं है इस यहाँ पे पढ़ाई करने का, मतलब उनके पास अभी भी टाइम नहीं मिल रहा है कि लॉकडाउन में इतना समय है कि पढ़ाई कर सके, सर से क्वेश्चन पूछ सके। मैं इसलिए अवेलेबल हूँ, मैं बोल रहा हूँ दिन भर आप क्वेश्चन पूछो, मैं बताऊंगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों के पास उतना भी टाइम नहीं है कि उस क्वेश्चन को पूछ सके। ठीक, मैं जानता हूँ मैक्सिमम लोगों का नहीं आया हुआ है उसका आंसर, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं पूछ रहे हैं। चलिए, जब तक नहीं पूछेंगे तब तक मैं भी नहीं बताऊंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका पूछते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखने में ये देखिए कितने बड़े में लिखा है क्वेश्चन, देखने में लग रहा है जरा सा ही हो जाएंगे। पहली बार देखेंगे क्वेश्चन को और लगेगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन बहुत इजी है। 11 का एक कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का। बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, बस आपको समझने की दे दीजिए। देखिए, इफ ट्रायंगल हैज वर्टिसेस AI, क्या लिखा है AI, XI, YI फॉर I इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, I की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज 0, 0, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल क्या है, 0, 0 है, तो प्रूव करना है कि x2 minus x3, y2 minus y3, y1 y2 minus y3 प्लस x1 x2 minus x3, इस तरह से लिखी हुई वैल्यू, इसको किसके बराबर दिखाना है, 0 के। ये प्रूव करना है कि ये जो डिटरमिनेंट लिखा है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब दिमाग लगाइए, अगर इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए तो 2-3 चीज आपको नोटेशन देखिए क्वेश्चन में ही देखना है आपको। अब यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल, मैं बता दे रहा हूँ, एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ। मान लीजिए एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, ठीक। अब ट्रायंगल बनाया तो इस ट्रायंगल का नाम देखिए क्या है, इसके वर्टिसेस क्या क्या है, देखिए AI, XI, YI। अब ट्रायंगल है तो 3 ही वर्टिसेस होंगे, उससे तो हो नहीं सकते। यानी एक बार I की वैल्यू 1 रखेंगे, I की वैल्यू 2 रखेंगे, I की वैल्यू 3 रखेंगे। अगर I की वैल्यू 1 रखते हैं तो पहला वर्टिसेस क्या हो जाएगा, AI, X1, Y1, यानी ये क्या हो गया, A1, X1, Y1। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, A2, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, X2, Y2 हो जाएगा। जब I की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। और ये क्या हो जाएगा, A3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, X3, Y3, X3, Y3 हो जाएगा। ठीक है, अब दिमाग लगाइए इसमें कि हम लोग को ऑर्थो सेंटर, देखिए ये फिर बचपन में आपकी की गई भूल आपको क्या करेगी, दिक्कत करेगी। ऑर्थो सेंटर हर क्लास में, मतलब आपको क्लास 10 से क्लास 9 में हिट आ जाता है, लेकिन क्लास 10 में पूरी तरह से इसको बता दिया जाता है। और दिक्कत ये है कि हम लोग को ऑर्थो सेंटर, ये सारी चीजें, सरकम सेंटर, सारी चीजें अगर 9-10 में क्लियर हो जाती है तो बहुत इजी रहता है, लेकिन उस समय हम लोग इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं बस। अब ऑर्थो सेंटर पे ही कहानी डिपेंडेंट है क्वेश्चन की, किस पे डिपेंडेंट है, ऑर्थो सेंटर पे। अब देखिए, जब भी कंपटीशन में क्वेश्चन आता है या कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं तो वो आपके बेसिक क्लास के थ्योरीज पे डिपेंडेंट करते हैं कि आपकी बेसिक थ्योरीज कैसे थी। ऐसा नहीं है कि बहुत जगह बाहर से क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए ऑर्थो सेंटर जाना जरूरी है। मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार समझा दे रहा हूँ, ऑर्थो सेंटर होता क्या है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑर्थो सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, एंगल का। एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ऑर्थो सेंटर मिलेगा। तो देखते हैं, ये एंगल है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे गया। ये एंगल है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे गया। ये एंगल है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे गया। तीनों मैच करेंगे, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस एक पॉइंट पे, जहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या कह दिए हैं, 0, 0। मतलब ये पता चल गया कि ये 0, 0 दिया ही था, और ये ऑर्थो सेंटर हो गया, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, 0। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये भी परपेंडिकुलर होगी, ये भी परपेंडिकुलर होगी। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन बहुत इजी है, क्लास 11 का एक टॉपिक लगने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ये बताओ मुझे,
कि यहाँ तक कुछ चीजें क्लियर है? ये बताओ मुझे कि ये वाली जो लाइन है A1H, अच्छा ये पूरी इतनी लाइन भी क्या होगी 90 डिग्री बनाएंगे इसमें, और ये पूरी लाइन भी क्या होगी, मान लो एक लाइन खींच लो, मान लो एक लाइन है तुम्हारे पास, एक लाइन है, ठीक है, एकदम सीधे जा रही है। मान लो यहाँ पे कोई, यहाँ पे इसके पैरेलल में कोई लाइन खींच दे रहे हो, तो यहाँ पे अगर 90 बना रही है तो इस पे क्या बनाएगी 90, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, तो अगर यहाँ पे 90 बनाएंगे, यहाँ 90 बनाएंगे, तो ये जो A1H है, ये जो A1H है, देखना यहाँ से A1H, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि A1H लिख सकता हूँ A1H, देखो A1H इज परपेंडिकुलर टू A2 A3, ठीक है, A1H जो है वो परपेंडिकुलर, देखो ऐसे ऐसे, तो A1H परपेंडिकुलर टू A2 A3, परपेंडिकुलर टू A2 A3, समझ में आ रहा है, A2 A3। तो क्लास 11 का एक कॉन्सेप्ट लगाओ, याद करो कि जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती थी तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता था वो -1 होता था, याद आया? ठीक, चलो कई बार बताया हूं। तो अगर दो लाइनें हैं, जैसे मान लो ये A1H और A2H, तो स्लोप ऑफ A1H इंटू स्लोप M1 M2 इक्वल टू -1 वाला, और स्लोप ऑफ A2 A3 इसमें तो -1 होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, A1H का स्लोप क्या करते हैं? स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ये स्लोप का फॉर्मूला होता था। तो अगर स्लोप A1H का स्लोप निकालेंगे तो क्या लिखते हैं? एक कोऑर्डिनेट x1, y1 है, एक कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और दूसरा कोऑर्डिनेट 0, 0 है। तो अगर मैं लिखूंगा क्या कैसे लिखूंगा y1 माइनस का क्या 0 है, और फिर क्या है x1 माइनस का क्या है 0 है, ठीक है। अब देखिए बोर्ड बन रहा है, तो यहाँ तक नोट करिए, इसको उतारिए, फिर इसका स्लोप लिखते हैं A2 A3 का, फिर इसका स्लोप लिखते हैं A2 A3 का, इतना नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। क्वेश्चन को मैंने रब कर दिया है, ठीक है, ताकि कुछ स्पेस मिल जा रही है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था। अब ये y1 माइनस 0, x1 माइनस 0, अब इसका स्लोप A2 A3 का स्लोप क्या होगा? A2 A3 का स्लोप होगा क्या? y2 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस x3 बराबर प्रोडक्ट में कितना होता है 1, जब -1, जब दोनों स्लोप क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर में होते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ पे उड़ गया, ये उड़ने के बाद ज्यादा मत उड़िएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है। y2 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 होगा ना, हाँ x3 होगा, चलिए तो बताते भी नहीं, बताओगे नहीं कैसे, -1। चलो अब इसको क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा y1 y2 माइनस y3, इस पूरे को मल्टीप्लाई करके उधर भेज दो, तो माइनस में x1 x2 माइनस x3, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ये निगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, y1 y2 माइनस y3। देखो अभी डिटरमिनेंट तो हम लोग सॉल्व ही नहीं करेंगे यार, प्रॉपर्टी से इसको, जो मैंने एक रूल बताया था उसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको आंसर लेते आएंगे। हम लोग डिटरमिनेंट तो सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन में डिटरमिनेंट नहीं सॉल्व कर रहे हैं, एक रूल लगा के केवल हम लोग क्या कर रहे हैं, 11 की चीज को हम लोग को आना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन कैसे एक दूसरे को डिफर करता है, दिमाग लगाना। इसको x1 x2 माइनस x3 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो तुमको ये मिला, क्या मिला, y1 y2 माइनस y3 x1 x2 माइनस x3 बराबर 0। अब मेरी बात देखो ध्यान से, ये देखो ये इसका चेहरा, ऐसी शक्ल कहीं दिखाई दे रही है तुमको क्वेश्चन में? हाँ दिखाई दे रही है। देखो y1 y2 माइनस y3 प्लस x1 x2 माइनस x3 दिखाई दिया, ठीक। तो इस तरह लिख दो सिमिलरली, इस तरह क्या लिख दोगे, सिमी। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। मेन हम लोग को अब इसकी जरूरत बची है, क्या हो जाएगा, सिमिलरली क्या हो जाएगा, अगर, अरे यार जरूरत तो थी, चलो अगर हम लोग सिमिलरली लिखते हैं तो जैसे इसके स्लोप के निकाले, जब ट्रायंगल था हमारे पास, ट्रायंगल था तो ये क्या था, ये ऐसे ट्रायंगल था, ये S था, ये A1 था, ये A2 था, ये A3 था, ये क्या था, कुछ मान लो इसको PQR कुछ मान लो। अगर ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर थी तो हमारा ये कंडीशन निकला। तो मान लो
A1H की बात किया था, तो A2H भी तो कभी परपेंडिकुलर होगा इस वाली लाइन पे, तो क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन निकलेगी, निकालना, ठीक है। लेकिन एग्जाम में हम लोग क्या लिखते हैं, सिमिलरली। और A3H भी तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस वाली लाइन पे, तो कौन सी कंडीशन निकलेगी, ये। तो हमको ये समझ में आ गया, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि ये तो आ गया, सिमिलरली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, y2 y3 माइनस y1 प्लस x2 x3 माइनस x1, और एंड सिमिलरली में क्या लिख सकते हैं, ये भी बराबर 0, और y3 y1 माइनस y2 और x3 x1 माइनस x2, ये भी बराबर क्या होगा, 0, सिमिलरली के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं, क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन लिखा था, ये क्या लिखा था, x1 माइनस x3, ये लिखा था x3 माइनस x1, ये क्या लिखा था, x1 माइनस x2, ये y2 माइनस y3। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, किसी को आप देंगे तो अगर बेसिक चीजें नहीं जानता है तो उसको तो दिक्कत होगी भाई। देखिए, ठीक है, तो ये देखिए, इसकी वैल्यू कितनी है, 0, इसकी वैल्यू कितनी है, 0, इसकी वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 0 0। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, अगर किसी डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम पूरी तरह से 0 हो जाएगा तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस आपको कुछ नहीं करना है और आगे लिख देना है, दिख रहा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है, आगे लिख देना है आपको, क्या लिख देना है, बराबर 0 आंसर, कुछ भी इसमें नहीं लिखना है। आगे बहुत ज्यादा आपका मन होगा, लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी, बाई प्रॉपर्टी, ठीक है, बाई प्रॉपर्टी दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी डिटरमिनेंट में अगर एक रो या एक कॉलम पूरी तरह से 0 होता है तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। देखिए रूल का फायदा यहाँ पे मिला कि नहीं मिला, लेकिन देखिए रूल तो तभी लगाओगे ना चिरकुटों, जब ऊपर की चीजें तुमको आइडिया और तो सेंटर क्लियर होगा, ट्रायंगल क्लियर होगा, ट्रायंगल में जो फिगर बना रहे हैं वो क्लियर होगा, स्लोप क्लियर होगा, तो पूरे क्वेश्चन देखो, ये कम्पिटेटिव क्वेश्चन था, पूरी जगह से तुम्हारा पूरा एक निचोड़ ले लिया ना, कि पूरी तरह से हम लोग को क्वेश्चन करा दिया। अब ये मत सोचना ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आ सकता है। एक चीज तुमको बता दूं, आर.डी. शर्मा तुम लोग देखते होगे, तो आर.डी. शर्मा में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए रहते हैं 4-5 साल पहले IIT में, वो क्वेश्चन उसमें आने लगते हैं, ठीक। और जब आर.डी. शर्मा में आ गए तो ये जान लो कि पेपर जब एग्जामिनर सेट करता है तो वो क्वेश्चन आर.डी. शर्मा में अगर 12th लेवल की कोई बुक है, कंपटीशन नहीं, 12th लेवल की कोई बुक है, जैसे कंपटीशन में जो क्वेश्चन आए रहते हैं 5-6 साल पहले, 7 साल पहले, वो बोर्ड्स में आना शुरू हो जाते हैं। तुम आज से 8 साल पहले का बोर्ड का पेपर उठा देखोगे, तुमको हलवा लगेगा, ठीक है। क्यों हलवा लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे बेस बन रहा है ना, लेकिन तुमको वो भी नहीं हलवा लगेगा, चिरकुटों जब पढ़ोगे तब ना हलवा लगेगा। दिक्कत तो यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक। तो दिमाग में बैठा लो क्या कि जितने भी क्वेश्चन है ये मत सोचना कंपटीशन का है, ये बोर्ड में आ सकता है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत, इसको नोट करो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज पे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी, जो कि आज का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मतलब आज का क्या, इस पूरे डिटर्मिनेंट का कह सकते हो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेक्चर टुडे, ठीक है। वो क्या है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ क्या, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ क्या, डिटर्मिनेंट्स। कितने एलिमेंट्री प्रॉपर्टी होती है, देखो प्रॉपर्टी तो बच्चे समझ जाते हैं तुरंत, ठीक, याद भी कर लोगे, लेकिन उसको अप्लीकेबल कैसे करोगे ये मैं बताऊंगा, अभी इसको जस्ट नोट करो। डन, देखते हैं आगे, ठीक है। वो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर इस चैप्टर में कुछ टफ चीज तुमको लगेगी तो ये प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन ये क्या है कि इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी, सॉरी विदाउट यूजिंग एक्सपेंशन या विदाउट एक्सपेंशन, बिना एक्सपेंड किए अगर हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। या तुमसे बोलेगा कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, देखो दो बोल सकते हैं, नोट करके लिख लो, विदाउट एक्सपेंशन, और दूसरा पूछ सकता है तुमसे बाय यूजिंग एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज। दोनों कहने का मतलब ये ही हुआ, ठीक है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तुमको एग्जाम में, तो अभी जब तुम क्वेश्चन लगाओगे, तुमको जब ऑपरेशन अप्लाई करोगे, जब भी ऑपरेशन अप्लाई करोगे, तो एक क्वेश्चन तुमसे लगेगा
हो सकता है 3 क्वेश्चन ना लगे, हो सकता है 2 क्वेश्चन लगे, हो सकता है 4 क्वेश्चन ना लगे, हो सकता है 4 लगे 1 ना लगे, ठीक है। इस तरह की चीजें आएंगी सामने और तुमको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ा सा दिक्कत होगा एलिमेंट्री प्रॉपर्टी यूज करने में। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है, बस इतना सा कि केवल और केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस तरह की प्रॉपर्टी पे कम से कम, मतलब कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा जितना पॉसिबल हो सकता है लगाओ, ठीक है। केवल और केवल एक ही तरीका है प्रैक्टिस, केवल एक ही तरीका है इसको समझने के लिए प्रैक्टिस। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस सही है इस तरह की प्रॉपर्टीज पे तो तुम क्वेश्चन लगा लोगे, अगर प्रॉपर्टीज पे प्रैक्टिस सही नहीं है तो क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। पहले बता दे रहा हूँ, किसी भ्रम में रह रहना और कोई ट्रिक नहीं होता इसका, ठीक, पहली बार। हाँ, तुमको मैं कुछ जो बोर्ड्स के लिए कुछ क्लूज दूंगा इसी वीडियो के लास्ट में या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा बन रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ क्लूज दूंगा प्रॉपर्टीज के लिए कि उस क्लूज से तुम कैसे क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो, क्वेश्चन के बीच बीच में बताता रहूंगा, ठीक है। इसका मतलब नहीं है कि उसी क्लूज से क्वेश्चन लगने वाला है। आपकी जो खुद की मेहनत होगी, खुद आप जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बुक में जाके, उसी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं आप, shifting all rows to all column or all column to all rows, the value of the determinant does not change. Property number 1, देखिए इंग्लिश लिखा गया, बस लिखा था, समझ में आया कि नहीं आया, अब समझाता हूँ। कह रहा है अगर हम लोग किसी डिटरमिनेंट के सारे रो को सारे कॉलम से या सारे कॉलम को सारे रो से इंटरचेंज कर दें, ठीक है, जहाँ पे रो लिखा है वहां पे कॉलम कर दें और जहाँ पे कॉलम लिखा है वहां पे रो कर दें, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई असर नहीं होता है। सुनिए फिर से, ठीक है। शिफ्टिंग ऑल रोज टू ऑल कॉलम और ऑल कॉलम टू ऑल रोज, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज, मतलब अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान सुनिएगा, 2 प्रॉपर्टी लिखी, इसको बाद समझाऊंगा इसके बाद, लेकिन दोनों में अंतर समझिएगा, ठीक है। कह रहा है अगर सारे रो को सारे कॉलम से इंटरचेंज कर दिए तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी वैल्यू पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जैसे देखो, इसको एक और नाम बोलते हैं, देखो याद रखना, इसको एक और नाम बोलते हैं, भूलना मत, अगर कहीं पे आके बोलो सर आप नहीं पढ़ा, इसका एक और नाम होता है ट्रांसपोज। क्या? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करना भी इसको कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। ट्रांसपोज करना भी इसी कहते हैं, मतलब ट्रांसपोज का मतलब क्या है? ट्रांस कर देना, बदल देना, ट्रांसफॉर्मर जैसे होता है, ठीक है, उसी तरह ट्रांस कर दे रहा है, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो अगर एक डिटरमिनेंट मान लेते हैं, मान लेते हैं डिटरमिनेंट बराबर है A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। देखो A3 B3 C3, ठीक, कोई दिक्कत? देखो कितने उससे पढ़ा रहा हूँ, क्या नाम है, मेहनत से, पंखा बंद करना पड़ा है, पसीना हो रहा है, फिर भी पढ़ाना पड़ रहा है। तो याद रखना कि इतने मेहनत से पढ़ाई आ रही है, खुद जाके पढ़ो चिरकुटो, ठीक है। कोई इतनी बार बोल रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाई करो। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर कोई डिटरमिनेंट है, देखो ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3, ठीक है, ये क्या है C1, ये क्या है C2, ये क्या है C3। अगर मगर क्या, अगर सारे रो को सारे कॉलम से, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो लिखने का तरीका देखना, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो जो डिटरमिनेंट होगा हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा का मतलब इसका डिटरमिनेंट का पावर टी, डिटरमिनेंट का पावर टी, यानी ट्रांसपोज डिटरमिनेंट है। टी का मतलब ट्रांसपोज डिटरमिनेंट, इसका मतलब नॉर्मल डिटरमिनेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस रो को पहला कॉलम बना ले रहा हूँ। तो देखना क्या कर रहा हूँ, A1 B1 C1 हो गया, मतलब इसको ऐसे लिख दिए, इसको दूसरे वाले रो को दूसरे वाले कॉलम में लिख दिए, A2 B2 C2, ठीक है। और तीसरे वाले रो किसको, तीसरे वाले कॉलम को या तीसरे वाले रो को तीसरे वाले कॉलम, देखो इसको क्या कि A1 B1 C1 को A1 B1 C1 ऐसे बना लिए, A2 B2 C2 को A2 B2 C2 ऐसे बना लिए, A3 B3 C3 को A3 B3 C3 ऐसे बना लिए कि नहीं बना लिए। तो हम देख रहे हैं कि ये डिटरमिनेंट था, फिर ये डिटरमिनेंट है। तो अब याद रखना, जब भी हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट के सारे रो को सारे कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी बता रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल बताऊंगा तब आप समझेंगे और अच्छे से। यानी कहने का मतलब है, पहली प्रॉपर्टी जो हुई, यानी अगर इंटरचेंज कर देंगे तो डेल्टा बराबर डेल्टा टी, मतलब डिटरमिनेंट बराबर डेल्टा, पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट का मतलब ट्रांसपोज डिटरमिनेंट बराबर ट्रांसपोज डिटरमिनेंट, ठीक है। जब उसके सारे रो को सारे कॉलम से या सारे कॉलम को सारे रो से इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करिए, इसको एक क्वेश्चन देखा जाए।
चलो इसको वेरीफाई हम लोग देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। क्या अगर वेरीफाई करना है डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट बराबर ट्रांसपोज डिटरमिनेंट, ये वेरीफाई करना है तो हमको दोनों की वैल्यूज आनी चाहिए। दोनों की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? आनी चाहिए। तो दोनों की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? दोनों की वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको नॉर्मल एक्सपोज करेंगे। ठीक है, नॉर्मल एक्सपेंड करेंगे। नॉर्मल एक्सपेंड करते हैं तो देखते हैं डेल्टा बराबर क्या, नॉर्मल एक्सपेंड में क्या होता है कि ये 2 है माइनस 3 है 5 है। ठीक है, तो 2 को लिख दिए, यहाँ क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आगे की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे एक के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है, एक के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है तो आगे की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग, देखो लिख लेना एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 के अलोंग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो 2 लिखे, देखो मैं डायरेक्ट करूंगा, आप डायरेक्ट मत करना। 2 लिखे तो देखो 2 लिखने के बाद बचा क्या, ये और ये, तो 7 इंटू 0 क्या हो गया 0, और नीचे से ऊपर गए तो माइनस का कितना 20। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, पहले माइनस लगेगा। ठीक है, फिर माइनस का 3 आएगा, ये गया 7 6 जा 42, 4 1 जा 4। ठीक है, उसके बाद प्लस का 5। ठीक, ये गया 6 5 जा 30, 0 का 0 किसी में इंटू करेंगे 0 ही होगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया 2 इंटू दिस माइनस का 40, अच्छा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3, 44 माइनस 4, 44 माइनस 4 कितना होता है जी, 42 माइनस 4 कितना होता है 38। ठीक है, 38 हो गया, और 30 इंटू 5 कितना हो गया 150 हो गया। अब हो गया तुम्हारे पास माइनस का 40, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, और 2 11, और 150। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देख रहे हैं कितनी आएगी, 150 हो गया, 100, 250, 250, 260 और 264, 264 हो गया, माइनस का 40 हो गया, तो तुम्हारे पास 4 आ गया, तो 2 आ गया 224। ठीक, इतना नोट करो। चलो तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लिए। अगर ट्रांसपोज की वैल्यू इतनी आ जाती है तो हम लोग कहेंगे हमारी प्रॉपर्टी तो सही है। तो ट्रांसपोज की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सारे रो को सारे कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं। तो 2 हो गया माइनस 3 हो गया, देखो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, 5 हो गया, 6 0 4 हो गया, और 1 5 7 हो गया। ठीक है, अब हवा आ रही है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो अब इसको तुम ऐसे सॉल्व कर लो, R1 के अकॉर्डिंग फिर से सॉल्व कर लो, कहीं से भी सॉल्व करो, जैसे कहीं से सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2 2 4 ही आएगी। चेक कर लेना घर पे जाके। ठीक है, घर पे रहे वही यार, घर पे जाओगे कहां से बुढ़ो। ठीक है, डेल्टा मतलब इसकी ट्रांसपोज की वैल्यू 2 2 4 आ गई। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करोगे कहीं से भी सॉल्व करोगे 2 2 4 ही आएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हमारी प्रॉपर्टी 1 वेरीफाई होगी। ये क्वेश्चन देखो करवाता नहीं है, बस तुम्हारे सामने कि सर ये आप कैसे बोल दे रहे हैं कि सारे रो को सारे कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू एक ही आएगी। बस उस चीज को शो करने के लिए मैंने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद देखे कि डिटरमिनेंट बराबर ट्रांसपोज डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया, वेरीफाई हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, जल्दी चलो आज एकदम। तो देखते हैं आगे क्या देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी अच्छे से देखना, अच्छे समझना, नहीं आएगा डाउट पूछना। ठीक है, वैसे आ जाना चाहिए, आसान है। जब डाउट की चीजें आएंगी तो मैं बोलूंगा अब इस पे। इंटरचेंजिंग वन रो टू अनदर, देखो देखो देखो, इंटरचेंजिंग वन रो टू अनदर रो और वन कॉलम टू अनदर कॉलम, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज। अब मेरी बात समझना, कह रहा है इंग्लिश तो लिखा गया फिर से, इंटरचेंजिंग वन रो टू अनदर रो, वन कॉलम टू अनदर कॉलम, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या चेंज होगी। ठीक है, मेरी बात सुनना, इस क्वेश्चन को ही किया जाएगा, पहले बात सुन लो। अभी तक क्या था कि अगर हम लोग सारे रो को सारे कॉलम से इंटरचेंज कर रहे थे या सारे कॉलम को सारे रो से इंटरचेंज कर रहे थे तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ा। लेकिन अगर किसी एक रो को किसी एक कॉलम से, किसी एक रो को किसी एक रो से, याद रखना, किसी एक रो को किसी एक कॉलम से नहीं, है गलत हो जाएगा, किसी एक रो को किसी एक रो से या किसी भी एक कॉलम को किसी एक कॉलम से इंटरचेंज करेंगे तो इंटरचेंज करते ही माइनस का साइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस का साइन। जैसे कहने का मतलब है, अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अबे बोरिंग हो जा रहा है थोड़ा सा, क्यों बोरिंग हो जाए, तुम लोग को नहीं हो रहा होगा, तुम लोग तो मस्त होके पढ़ रहोगे,
यहाँ पे मुझे इस सामने कोई बैठा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फील लाना पड़ा है चिरकुट चिरकुट बोल के तुम लोग को, ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 अगर कोई डिटर्मिनेंट है, बोलिए सर कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग किसी एक कॉलम से, किसी एक रो को किसी एक रो से, तो ऐसे लिखेंगे। मान लो मुझे एक कॉलम चेंज करना है, एक रो चेंज करना है, तो R1 इंटर, देखो ऐसे लिखोगे R1 इंटरचेंज टू R2। तो मैंने R1 R2 को अगर इंटरचेंज किया तो इसको सिंबल डिनोट कर दो डेल्टा डैश से, डेल्टा टी नहीं डेल्टा डैश, ठीक है। तुम कुछ भी कर सकते हो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 कुछ भी कर सकते हो। तो R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिए, तो मान लो कि R1 R2 की जगह आ गया, R2 R1 की जगह आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कोई इंटरचेंज नहीं हुआ इसमें, ये ऊपर चला गया, ठीक है, और ये नीचे आ गया, ठीक है, ठीक। जब जैसे ही ये काम करोगे अपने आप खुद ब खुद एक माइनस आगे आ जाएगा, याद रखना ये प्रॉपर्टी, ठीक है। जब किसी एक रो को किसी एक रो से, किसी एक कॉलम को, एक की बात कर रहा हूं, किसी एक कॉलम को किसी एक कॉलम से, तो जो जब चेंज करोगे तो एक आगे माइनस आ जाएगा। तो बोलोगे सर क्या R1 R2 चेंज होगा? नहीं। अगर तुम्हारा मन करे, जैसे इस क्वेश्चन में अलग से अगर तुम्हारा मन करे तो तुम R1 को R3 से इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। तुम C1 को C2 से इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रो को रो और कॉलम को कॉलम से ही करना है और कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीज को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं। इसको नोट कर लेना पॉज करके, इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करते हैं तो क्या होता है कि डेल्टा बराबर कितना है हमारे पास 2 - 3, देखो ये वेरीफाई करने को दिया है 2 - 3 और 5 और क्या है 6 0 4 और क्या है 1 5 7, ठीक है, माइनस का 7। इसको नॉर्मल एक्सपेंड करके सॉल्व कर लो। नॉर्मल एक्सपेंड करके सॉल्व करोगे तो ये क्या हो गया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस प्लस लगा देना अलोंग R1, तो 2 लगा दिए, 2 गया कितना है 0 हो गया, ये 5 हो गया, माइनस का 20, माइनस का 3 लगाए, फिर से -3 आ गया, फिर ये गया 7 6 माइनस का 42, 7 6 माइनस का 42 और 4 बन जा माइनस का 4, ठीक है। फिर क्या आ गया 5 आ गया, ये गया 6 5 30, ठीक। अब कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो गया 3 3 9 प्लस का 42 और 4 46 हो गया और 150 हो गया, ये कितना हो गया 40, इसका इंटू करेंगे 9 6 54 और 5 9 4 36 और 4 41, 3 5 41 150, तो कितना हो गया 414 और 40, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा 150 में से इसको माइनस करते हैं 110 हो गया, 110 हो गया, ठीक है। 11 4 15 और 414, ठीक है। इसको माइनस करेंगे 4, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 0 और इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3, माइनस का 304। इसको नोट करो। चलो जी देखो इसके आगे कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अच्छा इसको नोट कर लियो। यहाँ देखो एक चीज दिक्कत है, यहाँ पे 3 3 2 बार लिखा गया है, ठीक है, एक ही बार 3 रहेगा, ठीक। एक बार 3 रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 हो गया, ठीक है। तो इसको इंटू करोगे कितना हो जाएगा 3 6 18 3 4 12 12 1 13 138 और ये 150, सही है यहाँ तक। तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया 150 138, तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 130 और 40, ठीक है। ये 8 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, और ये 1 हो गया और कितना माइनस का, और ये क्या हो गया 150 हो गया, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू तो सॉल्व, कैलकुलेशन तो सॉल्व कर ही लोगे, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग क्या किए अलोंग टू किसके किए R1 के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेंड किए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, किसी एक रो को किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे मान लो इंटरचेंज करते हैं इसको, तो डेल्टा डैश लगाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि R1 को R2 बना दिया, R2 को R1 बना दिया, कोई दिक्कत, R1 को R2 बना दिया, R2 को R1 बना दिया। तो मैं लिख दे रहा हूं, अब जो प्रॉपर्टी लगाओगे यूज करोगे इसको लिख देना R1 चेंज टू R2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 0 4 और R1 इसकी जगह आ गया और ये इसकी जगह आ गया, ठीक। जब इसको सॉल्व करोगे तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, आएगी तो सेम, लेकिन एक पॉजिटिव आएगी। जैसे मान लो सपोज राइट ये 50 आया तो ये क्या आएगा -50,
ये 60 आया तो क्या आएगा माइनस का 60, ये 64 आया तो दूसरा क्या होगा माइनस का 64। ठीक है, यानी कि अगर एक पॉजिटिव आएगा तो एक निगेटिव आएगा। हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रही है कि अगर एक रो को एक कॉलम से, एक रो को एक रो से, एक कॉलम को एक कॉलम से इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या होता है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, एक माइनस का साइन आ जाता है। ठीक, इसी प्रॉपर्टी में एक चीज और देखो, एक बार मैंने इंटरचेंज किया तो माइनस का साइन आ गया, फिर से एक बार इंटरचेंज करेंगे फिर से तो माइनस का साइन आएगा। तो माइनस के साइन कितनी बार आ गया, 2 बार, यानी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर एक बार करेंगे तीसरी बार, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, 3 माइनस यानी माइनस मिलेगा। फिर जितनी भी बार करोगे तो माइनस प्लस ऐसे ऐसे आते जाएगा। लेकिन जब पहली बार करोगे, एक में करोगे, एक रो को एक रो में इंटरचेंज करोगे या एक कॉलम को एक कॉलम में इंटरचेंज करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस की ही आएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखो, ये वीडियो ऐसे ही थोड़ा लंबा हो चुका है तो दूसरे वीडियो में अभी अपलोड कर रहा हूँ, उसको भी दूसरे वीडियो में डाल देता हूँ, क्योंकि वैसे ही लंबा हो चुका है, तुम्हारा वीडियो खुलेगा नहीं। इस वजह से इसका एक और वीडियो बनाता हूँ फिर अपलोड करता हूँ। ठीक है, इसको नोट करो, दूसरा वीडियो भी इसका अपलोड कर दूंगा अभी। हाँ, तो चलो 2-3 प्रॉपर्टी और बची है, जल्दी से देख लेते हैं। क्या, इफ ईच रो और ईच कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट नंबर के मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। देखो कुछ समझ में नहीं आया, लिखा हुआ है ऐसे, किसी को नहीं समझ में आएगा, पहला लाइन पढ़ोगे कुछ भी नहीं समझ में आया, लेकिन एज एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग इस प्रॉपर्टी पे डिस्कशन कर लेते हैं। कह रहा है कि अगर ईच रो और ईच कॉलम, या तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो क्या कहने का मतलब क्या है, ये एग्जांपल देखो, लिखा है 102, 18, 36, 134, 17, 36। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, ये लिखा है, किसी का मल्टीपल लिखा है, हाँ लिखा है 17 इंटू 6। देखो ओनली प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे तभी तुम क्वेश्चन पहचान पाओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो क्वेश्चन को पहचान नहीं पाओगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी तो केवल प्रैक्टिस करो। इसको क्या करोगे, कितना कर सकते हो, 3 इंटू कितना, 6 इंटू 3 कर दो। ठीक है, इसको 6 इंटू 6 कर दो, इसको कर दो 134, इसको कर दो 17, 3, 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट की बात तो पूरा बोर्ड तो आ ही रहा है, अब कोई दिक्कत है नहीं, सेटिंग अच्छी हो गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर से इसमें से देखो, अब ध्यान देना, यहाँ पे मेन समझने वाली बात है। अब यहाँ पे देखो, ये 6 से मल्टीप्लाइड है सब, तो मैं 6 पहले वाले रो से कॉमन ले लूंगा। जब पहले वाले रो से कॉमन लूंगा तो पूरे में से कॉमन आ जाए, मतलब अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो ये 6 बाहर आया, यहाँ क्या हो गया 17, ये कितना हो गया 3, यहाँ पे 6, 1, 3, 4, 17, 3, 6। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मैं इसको देखा कि यहाँ कोई फैक्टर मिल रहा है, बाहर किया तो वो फैक्टर मैंने निकाला तो एक में से, लेकिन मल्टीप्लाई देखो अब सब में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आया। ठीक, तो एक चीज और दिमाग में बैठा लेना कि जब भी हम लोग किसी चीज का, किसी वैल्यू का किसी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 6 है तो 6 या तो R1 में करेंगे, या तो R2 में करेंगे, या तो R3 में करेंगे। अगर 6 स्क्वायर है तो एक 6 का R1 में कर दिया, एक 6 का R2 में कर दिया। अगर 6 क्यूब है तो एक 6 का R1 में, एक 6 का R2 में, एक 6 का R3 में कर दिए। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड याद है, अगर किसी डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाते थे तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती थी। देखो ये भी सेम है, देखो R1 और R3 सेम है, तो बाय प्रॉपर्टी हम लोग क्या कर सकते हैं, 6, और इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। लिख देना बाय प्रॉपर्टी, तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत, सही है, नोट करो इसको। चलो देखो, उसी प्रॉपर्टी में जो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसी पे एक दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखो ए एक्स बी वाई सी जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 द्वारा प्रूव करना है ए बी सी एक्स वाई जेड एक्स वाई। अब देखो ध्यान से कि अब क्या प्रूव करना ये मायने रखता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ए एक्स बी वाई सी जेड, यहाँ पे लेकिन सिंपल ए बी सी है ना, तो यानी यहाँ से एक्स हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाओ, हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है,
तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से x कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से x कॉमन ले लेता हूँ। जैसे यहाँ से x कॉमन लिए तो यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे x बचा। यहाँ से अगर x कॉमन लोगे, x जब नहीं रहता, कोई वैल्यू नहीं रहती है और कॉमन लेते हैं तो वो डिवाइड में चल जाता है और ये क्या हो जाएगा 1/x। ठीक, इन तीनों में से क्या कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचा b, यहाँ क्या बचा y, यहाँ क्या बचा 1/y। कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है नहीं। चलो फिर यहाँ से क्या लेगी कॉमन, z कॉमन लिए क्या हो गया c z और 1/z। कोई दिक्कत नहीं, कॉमन हो चुका है। अब कहानी क्या है, देखो एबीसी आ गया, एक्स वाई जेड आ गया, लेकिन नीचे वाला नहीं आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से क्या करेंगे, ठीक है सुनो। अब हम लोग इस एक्स वाई जेड का अगर किसी एक में इंटू कर देंगे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो मैं जा रहा हूं मल्टीप्लाइड, क्या लिख दे रहा हूं, पहली बार लिख दे रहा हूं, आगे से नहीं लिखूंगा। मल्टीप्लाइड R3 बाई क्या एक्स वाई जेड। इस एक्स वाई जेड का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई किए, देखो थोड़ी सी इसमें दिक्कत होगी, मैं बोल रहा हूँ बार बार, तो प्रैक्टिस करते रहना। यहाँ पे क्या हो गया ए बी सी, यहाँ पे एक्स वाई जेड, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से एक्स क्या बचा वाई जेड। ठीक, जब इसमें करेंगे वाई से वाई कट गया, क्या बचा एक्स जेड। ठीक, जेड से जेड कट गया, क्या बचा एक्स वाई। क्या देखो हमारा सिद्ध हो चुका है, क्या प्रूफ हो चुका है, हाँ प्रूफ हो चुका है। देखो सेम चीज आ गई, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन पहचानने के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने अच्छे से तुम कितनी तेजी से सॉल्व कर लोगे। तो ओनली प्रैक्टिस, ठीक, नोट करो।